डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर आम लोग आते हैं और यहाँ पे आके खास बन जाते हैं, लेकिन इस एपिसोड में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पहले से बहुत खास थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्मी कहानी की तरह आपको पूरा लगने वाला है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने फ्रेंड्स मीट 2024 जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फंक्शन रहता है, इस बार हम 10 फरवरी 2024 तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में कर रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी बुक कर लीजिए। हो सकता है जब तक इंटरव्यू आप पूरा करें शायद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। बहुत तेज़ी के साथ में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड सीटें बची हुई हैं। हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप बहुत सारे नाम लिखते हैं और उन्हीं नामों में एक नाम बार बार आया और वो नाम था कि आप जेपी शर्मा जी को बुलाइए, शकुनी मामा जी को बुलाइए, महागुरु जी को बुलाइए, और ये सारे एक ही व्यक्ति के उपनाम हैं। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वही नाम जिसको आपने बार बार रिकमेंड किया आज हमारे मेहमान हैं, मुंबई से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेपी शर्मा जी। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल था। मसूरी से आप स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम को बीच में ब्रेक करके आए हैं, तो इतना सारा समय निकालने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ मैं कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैंने कुछ छाटे हैं जी। ओपी उर्जा लिखते हैं, ओरिजिनली एथिक्स एंड ट्रू ग्रो। एमवी सिंह राजपूत ने लिखा है अब तक का सबसे शानदार इंटरव्यू होगा ये। अनु आर्या ने लिखा है पर्दे के हीरो से नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का सुनहरी मौका। रामचंद्र मेहरा ने लिखा है पर्दे के हीरो अब असली ज़िंदगी में लोगों को हीरो बनाने आ रहे हैं। ओह क्या बात है। सीएमडी दरोगा ने लिखा है सर आवाज़ के धनी बादशाह हैं। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ मिस्टर यूनिक अनिल का फिल्म स्टार बने एमएलएम किंग। ओह फैन फॉलोइंग तो आपकी उस समय भी थी जब आप सीरियल्स में काम करते, बॉलीवुड में काम करते थे। फैन फॉलोइंग आपकी डायरेक्ट सेलिंग में भी है, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हो? वहाँ की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, बस वो उनको ये लगता था कि ये पर्दे का पता नहीं क्या अजूबा है, तो उनका बस इतना ही रहता था कि पर्दे पे आता है तो फ़ोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ लेना, ताकि वो लोगों को बता सके। और यहाँ की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ओरिजिनल फ़ैन फॉलोइंग है। उनके साथ पर्सनली इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, और अगर उनको कुछ कहें और वो उसको फॉलो करके अगर अपने सपनों को थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, तो वो जो दिल से जो फ़ैन फॉलोइंग का जो लव निकलता है ना सर, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या बात, कोई जवाब नहीं है। दैट्स ग्रेट। या शुरुआत करते हैं सर आपके जन्म से। जन्म, एजुकेशन, जी, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जाना हुआ और फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आना हुआ? मुझे ऐसा डाउट तो था कि ऐसा ये सवाल तो आएगा ही सर। एक्चुअली मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ। अच्छा, ओके। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो जूतों की कोई दुकान थी, उसमें लॉस हो गया तो हम लोग राजस्थान शिफ्ट हो गए, क्योंकि बेसिकली हम राजस्थान से ही थे। अच्छा, ओके। और 1 साल का था मैं तो पोलियो हो गया था मुझे। अच्छा। तो मैं 15 साल तक चल नहीं पाता था, बड़ा ऐसे हाथ से पकड़ के और स्कूल जाया करता था। बड़ा संघर्ष था। और हमारे अपने पुराने 25-30 साल पहले आप लेंगे तो गाँव में क्या होता था कि 5वीं तक की जो स्कूल्स होती थी उसमें लड़के लड़की साथ में जाते थे जी। और 5वीं के बाद बड़ी स्कूल होती थी जो 6वीं से 12वीं तक होती थी। तो वहाँ पे फिर लड़कों का स्कूल अलग होता था और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाता था। तो 5वीं तक तो मेरी बहन जो है, मुझसे बड़ी है मेरी बहन मंजू, वो मेरे साथ में रहती थी, तो मेरा बैग वैग उठा लेती थी। और मेरी इस कहानी में आपको कुछ पंचेज मिलेंगे जो शायद कईयों के काम आएंगे, प्लीज़। तो मुझे उतना फील नहीं होता था, वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन जब मैं 6वीं क्लास में गया तो देखा वहाँ बड़े बड़े लड़के, 12वीं तक का स्कूल होता है,
मैं चल नहीं सकता था तो कोई धक्का मार देता, कोई जो है वो टिफ़िन छीन के खा जाता। ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो गई थी। तो मैं मेरी माँ से बोला करता था कि माँ मैं क्या करूँ? तो माँ मुझे पलट के बोलती थी कि बेटा मैं क्या करूँ? सर ये सवाल बरसों तक चलता रहा और एक दिन मुझे समझ में आया कि जो माँ को जो करना था वो कर दिया, उसने पैदा कर दिया और बड़ा कर दिया जी। और अब जो करना है वो मुझे ही करना है। क्या बात है। राइट। तो मेरे घर और स्कूल के बीच में एक शमशान घाट पड़ता है, तो मैं जब ज़्यादा प्रताड़ित होता तो मैं वहाँ शमशान घाट में चला जाता। वहाँ मैंने योगा प्राणायाम शुरू किया। अच्छा, किस एज में? 15-16 साल की एज होगी सर। अच्छा। और मैं मतलब स्कूल में हाजिरी देता और तुरंत आके शमशान घाट में बैठ जाता। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कहीं सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये पूरी फिल्म कहानी सुना रहा है। वास्तविकता है कि बहुत गरीब घर से थे, तो वहाँ बैठते थे। तो अपने हिंदुओं में एक कल्चर होता है कि 10-12 साल का बच्चा अगर मर जाता है तो उसको जलाते नहीं है, हाँ, उसको ज़मीन में दफना देते हैं। तो वहाँ शमशान घाट में कई बच्चों को दफना देते थे और उस पर पत्थर वगैरह रख देते थे ताकि कुत्ते वगैरह उस बच्चे को खोद के खा न जाए। जी। तो उसके ऊपर कोई लड्डू रख देता, कोई पेड़ा रख देता, कोई सेब, कोई मौसम्बी, इस तरह के रख देते। ऐसा होता है कि भगवान उसको मिले वहाँ पे, ऐसा उनका थॉट होता होगा। बट मेरा थॉट यही था कि भाई रखे हुए, मुझे भूख लगी थी तो मैं खा लेता था। अच्छा। और मैं योगा प्राणायाम करता था। मैंने 4 साल नॉन स्टॉप, सब ने मजाक उड़ाया। कोई बोलता था ओहो ताकत देखो, अब तो ये मारेगा, बॉडी बनाएगा, ये जो भी है वो गांव के लोगों का अपना परसेप्शन होता है। जी जी जी। बट मेरा एक परसेप्शन था कि मुझे ठीक होना है, मुझे मतलब खुद चलना पड़ेगा। तो सर मैंने 4 साल योगा प्राणायाम किया और मैं सीधा चलने लगा और मुझे बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिले। शायद अगर मैं उसी फील्ड में योगा प्राणायाम में होता तो आज मैं शायद बाबा जयानंद सरस्वती बन गया होता। लेकिन मैं सीधा चलने लगा। फिर गांव में रामलीलाएं होती थी तो उनमें मेरी आवाज़ कैसी आएगी वो सुनने के लिए मैं पर्दे के पीछे से, वो गांव में होता है ना तख्त लगा के और स्टेज बना के, तो वो मैं माइक लेके और 2-1 चेले रखता था, उनको बोलता था दूर जाके सुनना मेरी आवाज़ कैसी आती। हेलो हेलो हेलो, पीछे से आता टप्पू मारता। मुझे उसकी मार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस वक्त मेरे मन में ये रहता कि उनको पूछूंगा मेरा हेलो कैसा सुनाई दिया। अच्छा, क्या मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दी। फिर वो जो बोलते अरे तेरा गाल लाल हो गया, मैं बोलता लाल की छोड़, तू आवाज़ कैसी आई ये बता तू यार। तो बोलते अरे तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, दूर तक सुन रही थी। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मन में आ गया सर। और चूंकि गरीब घर से हूँ तो एक कॉन्सेप्ट तो दिमाग में क्लियर हो गया था बचपन से कि पैदा होना मेरे बस की नहीं थी, लेकिन मरना मेरे बस में है और गरीब मरूंगा तो नहीं। क्या बात है। नंबर 2, आप वो काम करो जो हर कोई नहीं कर सकता है, तो आप लोगों की नज़रों के बायस बन जाते हैं। तो जैसे ही मैं योगा प्राणायाम करने लग गया, रामलीलाओं में भाग लेने लग गया, स्कूल में कविता पाठ में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आता था, तो गांव के थानेदार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब कहीं स्कूटर लेके, पुराने ज़माने में थानेदार वो भी स्कूटर लेके घुमा करते थे, मोटरसाइकिल स्कूटर, वो भी रोक के पूछते थे और भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, सब कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तेरा प्रोग्राम कब है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार मतलब ये इतने बड़े गाँव में अगर स्कूटर रोक के मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसा तो किया है जिससे लोगों की नज़र में वैल्यू क्रिएट हुई है। जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगी और मैं इंडिपेंडेंट हो गया सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में गांव था आपका? हमारा नागौर ज़िला। अच्छा, नागौर ज़िला। नागौर ज़िले में एक छोटा सा आता है लाडनू कस्बा था। ठीक। तो वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और पढ़ने में मैं बहुत तेज़ था, मतलब आप समझ लो कि 2-2, 3-3 साल का जोड़ के मैं पास होता था। अच्छा। क्योंकि सर पता नहीं मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो था। मैट्रिक हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं मैट्रिक नहीं, मैं फाइनल ईयर के मतलब 14वीं क्लास के एग्ज़ाम में फेल हो गया था। अच्छा, वहाँ तक पहुँच गए? वहाँ तक पहुँच गया था। तो पिताजी ने फिर बड़े प्यार से दरवाजे पे खड़ा किया और बोला तू जा, अब तेरे को पढ़ाऊँगा नहीं, अब तेरे को जो करना है कर। मैंने कहा धन्यवाद, मैं भी यही चाहता था क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरा ऐसा मानना है सर कि जिस काम में आपका मन लगे वो काम आप मन से करिए, 100% कामयाबी मिलेगी। ग्रेट।
मुझे लगता है अपने इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, बच्चा इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, पिताजी और माताजी उसको धकेल रहे हैं क्रिकेट में, तो बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जी, सही। तो यूं करके ज़िंदगी चलती रही। योगा प्राणायाम, कविता पाठ और भाषण, ये सब हमारे गांव में होने लगे। फिर मैंने एक सांस्कृतिक मंच बनाया, अच्छा। अंकुर करके। उसमें हमारे ड्रामाज वगैरह होते थे, तो काफ़ी भीड़ होती थी इकट्ठी, लोग देखते थे। और मैं जब योगा प्राणायाम के प्रोग्राम करता था, जैसे एक इतना लंबा, एक 1.5 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा एक लकड़ी का मतलब टुकड़ा, उसमें 800 कीले, अच्छा। तो वो ऊपर और नीचे रख के पत्थर तुड़वाना, 2 अच्छा। आदमियों को चढ़वाना, तो इस तरह के मैं प्रोग्राम करने लग गया। ये चेस्ट के ऊपर से जीप का टायर निकलवाना। अच्छा, क्या बात है। तो मुझे कभी मतलब प्रोग्राम ख़त्म होते ही कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, तो उस ज़माने में 20, 50, 10 बोले तो जी। मैं सारे बच्चों में जो है वो थोड़ा सा कौन से साल की बात रही होगी? ये बात है 86, 87 की। अच्छा। जी, 86, 87 की बात है। ये सब चल रहा था और उसी दौरान एक घटना हो गई। हिंदुस्तान में सबसे पहले माइथो सीरियल आया था रामायण, रामानंद सागर साहब। रामानंद सागर जी, क्या क्रेज था रामायण का। राइट सर। गांव की गलियां सुनी हो जाती थी। सुनी हो जाती थी। सर मैंने वहाँ रामानंद सागर साहब को हम सब लोग पापा जी बोलते थे। ऐसे फोटोग्राफ्स देखे कि हम मतलब जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। इतनी भीड़ लाखों की, लंदन की सड़कों पे, न्यूयॉर्क की सड़कों पे, उतना क्रेज था रामायण का। फिर रामायण के बाद आया महाभारत, B.R. चोपड़ा साहब जी। का। उसका भी उतना ही क्रेज हाँ, था। उसका भी था। जी। उसके जो डायलॉग थे, क्या बात है। कमाल, कमाल। अगर वो डायलॉग्स को भी लोग अपनी ज़िंदगी में अपना ले सर, तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाए। वेरी ट्रू। राइट सर। तो महाभारत में गूफी पेंटल आए एज ए शकुनी। हाँ। राइट। तो मुझे मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे साथी लोगों ने कहा, भाई तू भी तो ऐसे ही चलता है यार, तू भी शकुनी बन सकता है। अच्छा। और मैं तो वैसे भी कुछ तलाश में तो था ही मैं, तो सर मैं आ गया मुंबई। अच्छा, ये सोच के कि कुछ ना कुछ करना मुझे है, हाँ, मुझे फिल्मों फिल्म में लाइन काम में कुछ है, करना सीरियल है में करना है। और शकुनी का कभी किरदार आएगा तो वो तो मैं निभाऊंगा। जबकि मुझे कोई मुंबई की ABCD नहीं पता, क्या होता है क्या नहीं। मैं मुंबई आ गया। मैंने कालबा देवी में जॉब की, 500 रुपये पर मंथ पे। ये बात बता रहा हूँ मैं 1988 की। अच्छा। फिर मेरी समझ में फिल्म लाइन में जाने के 3 तरीके हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है जी। या तो आपके पास भरपूर पैसा हो, करोड़ों रुपया हो, और आप तैयार हैं कि वो 20, 25, 50 करोड़ फूंक जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, तो अपनी फिल्म बना लीजिए और अपनी खुजली मिटा लीजिए। चले तो अच्छा, और नहीं चले तो भूल जाइए। ठीक। दूसरा, आपकी किस्मत बहुत तगड़ी हो, एकदम बुलंद, ज्योतिषी ने बता रखा है कामयाब हो जाओगे, चले जाओ। चले जाओ। और ऐसा ही होता तो शायद गांव में हो, गांव में नहीं, मुंबई में किसी स्टार के घर में पैदा हो गए होते, या जो भी XYZ किसी पैसे वाले के यहाँ हो गए होते, या कोई वाकई किस्मत ऐसी बुलंद हो गई होती। और तीसरा तरीका है वहाँ जाने का कि आप में टैलेंट है, बट उस टैलेंट को सही मंच मिलना चाहिए। तो मैंने सुन रखा था पृथ्वी थिएटर, शशि कपूर जी ने अपने पिताजी की याद में, पृथ्वीराज कपूर की याद में, एक पृथ्वी थिएटर बनवाया हो जी। जुहू तारा रोड पे। वहाँ हिंदी नाटकें होती है और वो फिल्म के अंदाज में होती है। शोज़ होते हैं, 6 से 9 का शो होगा, 9 से 12 का शो होगा। वहाँ डायरेक्टर्स लोग, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लोग आते हैं वो नाटकें देखने के लिए। लाइव होता है, नो प्रॉम्प्टिंग, नथिंग एल्स। अच्छा। आपको लगेगा मैं जीवंत फिल्म देख रहा हूँ। तो वहाँ पे रीटेक की गुंजाइश नहीं होती, आपको पूरा 2.5 घंटे का नाटक कंठस्थ याद करना पड़ता है। तो मेरा दोस्त है एक, उसने मुझे कहा कि चलो पृथ्वी थिएटर चलते हैं, वहाँ नाटकों में तेरे को भाग मिल जाएगा। अब ये पता नहीं कि गांव के नाटकों में और मुंबई के नाटकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं तो सर छोटी सी मटकी का मेंढक था, मैं तो समुद्र में अब उतरा था। अब मुझे पता चलना था क्या गहराई है और क्या लंबाई चौड़ाई जी। तो हम लोग पृथ्वी थिएटर गए। ज़िंदगी में पहली बार जिस एक्टर से मिला उनका नाम था शफी नामदार। अच्छा जी। तो मैंने उनको मेरे सर्टिफिकेट्स दिखाए, सर मैं राजस्थान से हूँ, ये देखिए कविता पाठ लगातार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं फर्स्ट और ये वो सब। तो उन्होंने कहा क्या नाम है? मैंने कहा जयप्रकाश। जयप्रकाश? बोले जयप्रकाश प्रकाश? मैंने कहा नहीं प्रकाश। बोले अरे प्रकाश होता है। मैंने कहा हाँ प्रकाश। बोले तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाषा तो मेरी अच्छी है। बोले अरे बेटा
फिल्म लाइन में भाषा बोले तो एक घोड़े की लगाम है। अगर तेरी भाषा तेरे काबू में नहीं है तो तू घोड़े को मोड़ेगा कैसे? तो तुझे सीखना पड़ेगा। मैंने कहा सीखूंगा ना सर। तो बोले, मैंने कहा मुझे रोल देंगे? बोला नहीं, रोल तो नहीं, बैक स्टेज करेगा। तो सर अंग्रेज़ी में मेरी मतलब इतनी दोस्ती है अंग्रेज़ी से जितनी सांप और नेवले की। तो बैक स्टेज का मतलब मुझे लगा कोई एक्टिंग का ही मामला होगा, तो मैंने हाँ भर दी। तो जब बैक स्टेज किया तो पता चला एक्टर लोगों के लिए ड्रेस तैयार करना, अच्छा, नाश्ता तैयार करना, चाय लेके आना, सब बैक स्टेज जैसा, उसके लिए बड़ा अच्छा फैंसी सा वर्ड है। यस। आपको पीछे पूरी तैयारी करनी है ताकि स्टेज पे जो एक्टर हैं उनका जब सीन बदले और उनको जब कुछ भी ज़रूरत हो तो वो एक एक मार्क किया हुआ रहता है कि यहाँ ये रहेगी, यहाँ कप रहेगा, यहाँ पेन रहेगा, यहाँ पेपर रहेगा, यहाँ ये कपड़ा रहेगा, इसके बाद ये कपड़ा रहेगा, एक एक चीज़ परफेक्ट होती है। तो मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, कहाँ बड़े एक्टर बनने आए थे और कहाँ बैक स्टेज में चले गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था सर। फिर एक मैसेज है, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये जो बैक गियर नाम की चीज़ है ना, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ या तो गाड़ी आगे ले जाओ, या तो ठुकेगी और नहीं तो निकलेगी, और अगर दम है ठोकने का ना तो दीवार तोड़ के फिर आगे निकलेगी, लेकिन पीछे मत जाओ, पीछे कोई ऑप्शन नहीं है सर। जहाज़ों को जला दो, जला दो। तो सर मैंने फिर बड़ी शिद्दत से काम किया वो, और मैं लोगों से मिलता रहा, वहाँ कई एक्टर्स आते थे, मिलता था उनसे। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये श ज़ ये क्या होता है। तो फिर एक जलाल आगा साहब बहुत पॉपुलर एक्टर थे, शोले फिल्म में जिनके ऊपर एक गाना है महबूबा महबूबा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जलाल आगा पान परा के ऐड में आते थे, जी जी जी, बड़ी भारी सी आवाज़ थी जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा तुझमें करंट तो है लेकिन तेरे को चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है सर। तो मैं उनके साथ मेरा उठना बैठना शुरू हुआ और उनसे मैंने सीखना शुरू किया फिल्म लाइन में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है। अपने यहाँ उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा इस्तेमाल होती है। जी। तो फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया, क़ क्या होता है, ज़ क्या होता है, श क्या होता है। और सर फिर एक मैसेज दूंगा, कई बार नाटक में मैं अगर गलत बोलता तो ऐसे देखते कम थे रिहर्सल, ऐसे सुनते रहते थे, वो जूता निकाल के फेंक देते थे। अच्छा, क्या होता है? कब्जा होता है। कब्जा कब्जा क्या कब्जा? मैं सोचता अब सब हंसते मुझ पे। लेकिन सर ये बात है 91 की। सन 2001 में डिस्कवरी चैनल के लिए हिंदी का वॉइस ओवर का टेस्ट हुआ और मैं ऑल ओवर इंडिया में टॉप पे आया। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। मुझे उन्होंने पूछा, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हिंदी के लिए, मुझसे कुछ स्क्रिप्ट पढ़वाई, बोला ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा सर 10 साल पहले जूते खाए, आज काम आ गए। क्या बात है। तो एक मैसेज है सुरेंद्र सर कि आज के अगर हम किसी को कुछ बोल दें तो जूते तो छोड़ो सर, खाली हाथ भी दिखा दें तो वो बात करना बंद कर देता है, भाग जाता है। यस। और ख़ासकर नेटवर्क मार्केटिंग में वो तो दूसरी कंपनी पकड़ लेता है। हाँ, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका सीखना बंद नहीं होना चाहिए और आपका दिल से सीखा हुआ कहीं न कहीं काम आता है सर, चाहे वो 10 साल बाद भी काम क्यों ना आए, लेकिन तब भी आपकी ज़िंदगी तो बदलती है, जैसे आज मेरी बदली सर। जो अभी सीखने की बात कही है सर, एक दो चीज़ें सिखाइए, मुझे भी सिखाइए और व्यूअर्स को भी सिखाइए। हमारे यहाँ पे है ना जी, उच्चारण को लेके बड़े इश्यूज होते हैं जी हिंदी हम इतने दिन से बोल रहे हैं लेकिन फिर भी शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। जी जी तो श में फ़र्क रहता ही है। जी कोई उसके लिए टिप्स है? एक तो प्रैक्टिस तो हो ही गई, उसके अलावा कुछ क्या टिप्स है उसके लिए? जी है ना, जैसे जो एक श होता है गांठ वाला, एक तो स नॉर्मल होता है, एक तो स हो गया, उसको हम बोलते थे रे वाला स। रे वाला स। एक होता है गांठ वाला श, हाँ, उसको दुए वाला स बोलते थे। दुए वाला श। तो एक षटकोण वाला स। हाँ, तो वो जो दुए वाला है ना वो श होता है, श। हाँ, ये सही बोला। श। तो अब जब भी हम बोलें या इसको इंग्लिश में देखेंगे तो SH, हाँ, वो श होता है। हाँ, बस। तो जब भी जैसे JP शर्मा, तो वो जब भी आए, ऐसा हिंदी में ध्यान भी नहीं तो अंग्रेजी में ध्यान आए कि SH वाला है, हाँ, तो श बोलेंगे तो आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रे वाले से को कैसे बोलेंगे? वो नॉर्मल है, समस्या, समस्या, समाधान,
हाँ, समस्या समाधान, सुरेंद्र शर्मा। हाँ, यस यस, परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्या बात है। और षटकोण वाला जो स होता है सर, उसका मिश्रित उच्चारण रहता है, जैसे अच्छा। षड्यंत्र। षड्यंत्र, हाँ, जैसे आधा श और आधा स, हाँ हाँ इसको तालव्य श भी बोलते हैं। हाँ, तो उसका मिश्रित उच्चारण रहता है। जैसे इसको बोलेंगे, स्पेसिफाई करेंगे शर्मा, और उसको बोलेंगे षड्यंत्र, तो आधा श उच्चारण और आधा स। तो इसके लिए जो आपको प्रैक्टिस करवाते थे तो कैसे करवाते हैं नाटक में, मतलब उच्चारण के लिए क्या रहता है? हिंदी की नाटक रहती हैं, उन नाटकों में लाइनें होती हैं, तो वो लाइनें पढ़वाते हैं। अच्छा। जैसे ओ सूर्य प्रकाश मैं जल रही हूँ, तुम मुझे चौथे पीरियड के बाद खिड़की के नीचे मिलना जब मैं किसी समस्या से ग्रस्त रहूं। तो इस तरह के वो शब्दों का उच्चारण रहता है, तो वो पढ़वाते हैं। तो फिर वो डायरेक्टर टोकता है ना, श बोलो, तो आ जाता है सर, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। ग्रेट जी। तो जूते खा के आप डिस्कवरी में आप वॉइस आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। फिर जो ये रोल मिला आपको सुकुनी मामा का, ये कब मिला? तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, माफ़ी चाहूँगा बट है, अपने यहाँ पे भी कई चीटर लोग होते हैं, कई बेईमान होते हैं। अरे खुल के बोलिए ना, चीटर ही भरे पड़े हैं यहाँ तो। थैंक यू। वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है सर, बहुत बेईमान, बहुत चीटर लोग सपने दिखाएंगे और उनको शर्म भी नहीं आती कि वो सपनों को तोड़ देते हैं, उनके जो बेचारे वास्तव में जेन्युइनली सपने देख रहे हैं। खैर, तो फिल्म लाइन में भी ऐसे होते हैं सर, और फिल्म लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग से भी भयंकर होते हैं। तो वहाँ एक बंदा मुझे मिला, बोला एक सीरियल का शूटिंग है, मेरे पास रहने की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, क्योंकि पिताजी ने कहा इधर आना नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई। गली मोहल्ले वाले बोले, बड़ा मजाक उड़ाए। जब मैं पता चला जा रहा हूँ तो लोग बोले देखो ये ढंग से चल नहीं सकता, एक्टर हीरो बनने गया है। गांव में एक ही कॉन्सेप्ट होता है हीरो का जी। बोला, और खूब मजाक उड़ाए। तो फिर एक मैसेज है सर, जब मजाक उड़ाया तो मैं समझ तो गया कि ये काम मैं ऐसा करने जा रहा हूँ जो इन लोगों के बस का नहीं है, इसलिए मजाक उड़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है। और मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, और उस मजाक की बदौलत मैं वहाँ तक सीरियसली गया, क्योंकि मुझे था कि इनको जवाब तो मिलना चाहिए। यस। तो मुझे वो बंदा, मैं स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में। मैं एक और आपको जानकारी देता हूँ, हमारे व्यूवर्स को भी, आपके व्यूवर्स को भी जानकारी मिलेगी कि मुंबई हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको अगर टिकट सेल कर रहे हैं तो उसमें पुलिस कमिश्नर परमिशन, संबंधित थाने की परमिशन, बीएमसी की परमिशन, ये सब की परमिशन लगती है। अच्छा। ऐसे आप कोई प्रोग्राम कर नहीं सकते, वो हॉल देते ही नहीं हैं जी। तो मैं कई कंपनियों के लाइसेंस बनवाने लग गया। अच्छा। क्योंकि पैसों की दिक्कत थी कुछ न कुछ। तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 1991 से लेकर 95 तक। अच्छा। तो मैं कई ग्रुप थे, जैसे अलग अलग ग्रुप थे, तो उनका 100 रुपया लेता था मैं, और उनको कमिश्नर की ऑफिस में, क्योंकि मैं तो निकम्मा बैठा रहता था, कोई काम था नहीं, वहाँ सारा दिन लगता था। कमिश्नर ऑफिस में लाइन लगी हुई है, और जिनको फास्ट होता था भाई जाना है, तो मैं बोलता ला मैं करवा दूंगा भाई, 100 रुपया दे देना मुझे। तो यूँ करके मेरा 500-700 में गुजारा हो जाता था। कोई आदत ऐसी थी नहीं जी कि अपने को कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है, अपना 2 टाइम का खाना मिल जाए बहुत है। तो वो करवाते करवाते मैं जाने लग गया, और उसी दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई। तो एक बंदे ने कहा आनंद में शूटिंग चल रही है। अच्छा। आनंद, ऐसे आप मैं बता दूं तो अमूल डेयरी, हाँ, गुजरात में है। गुजरात में जी। आनंद और बड़ौदा 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक। और मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, और मैंने क्या किया सर, फिल्मों में डबिंग होती है। जैसे आज हम शूट कर रहे हैं यहाँ, तो चलो एकदम शांति है, लेकिन आप जब सार्वजनिक तौर पे आउटडोर में शूट करते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें आती है। हाँ। लेकिन आप पर्दे में देखेंगे तो आवाज़ एकदम क्लियर आती है, वो सब डबिंग करना पड़ता है। अच्छा, मतलब जो डायलॉग वहाँ बोला था वो स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है। ओके। और जैसा वहाँ शूटिंग करते वक्त बोला था, उसी अंदाज में वहाँ बोलना पड़ता है। लिपसिंग में मिलनी चाहिए। यस, परफेक्ट एकदम। आजकल तो टेक्निक आ गई सर, हमारे ज़माने में तो लिपसिंग एकदम एक एक नोट पकड़ना पड़ता था डबिंग के लिए। जी जी जी। तो मैं श्री कृष्ण सीरियल में एक वासुदेव का रोल करते थे, सुनील पांडे जी। वो मुझे बुलाते थे क्राउड के लिए। जैसे सीन चल रहा है, नेता जा रहा है सड़क पे, तो लोग नारे लगा रहे नेताजी, सब क्राउड चिल्ला रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं उसमें शामिल हो गया। सारा दिन चिल्लाने का 100 रुपया मिलता था। अच्छा। और दोपहर को खाना मिल जाता था। तो
मैं नोट करता था सर, मेरे जैसे 10-12 लोग हैं चिल्लाने वाले, तो मैं कई बार नोट करता मेरे बगल वाला खाली ऐसे ही चिल्ला रहा है। मैं सोचता है इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है यार, हम तो सब चिल्ला रहे हैं, गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। हाँ। तो बाद में पता चला, मैंने पांडे जी से कहा, मैंने कहा सर पांडे जी बोले वो धोखा दे रहे हैं ना, वो ज़िंदगी भर धोखे में ही रहेंगे, तू सीख, अच्छा। तुमको सीखना है। तो सर मैंने बड़ी शिद्दत से वो काम सीखा, मैं डबिंग करने लगा, फिर मैं वन लाइनर करने लगा। वन लाइनर बोले तो जैसे अभी हम बैठे हैं, कोई चाय लेके आया जी। तो उसने कहा सर चाय प्लीज़, इसको वन लाइनर बोलते हैं। अच्छा। तो वो डबिंग करना पहले शुरुआत में। जी। फिर मैं बड़े बड़े डायलॉग्स की डबिंग करने लग गया, फिर मैं अमरीश पुरी साहब की कॉपी करने लग गया। अच्छा, क्या बात है। फिर मैं बच्चन साहब की कॉपी करने लग गया, और मैंने गदर, चांदनी बार, चाइना गेट, इसके अलावा सरफरोश, इस तरह की कई फिल्मों के, मैंने बागबान, कई फिल्मों के डबिंग के कॉन्ट्रैक्ट लिए, और मैं अच्छे लेवल पे काम करने डबिंग मतलब इसको मैं यूँ समझूं सर कि जैसे आउटडोर में कोई शूट हुआ, जी। अमिताभ बच्चन ने कोई डायलॉग बोला, जी। तो स्टूडियो में उसकी जो डबिंग होती थी उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं होती थी, किसी दूसरे कलाकार की होती नो, थी। बच्चन साहब की खुद की आवाज़ है। अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शूट पे कहीं गए हुए हैं, हाँ। और सेंसर बोर्ड में फिल्म जमा करवानी है, अच्छा। ताकि सेंसर का सर्टिफिकेट मिले। हम्म। अब उनके पास समय नहीं है, तो और उनको पता है बच्चन साहब ये बड़े एक्टर हैं, आएंगे तो 2-3 दिन में फिल्म डबिंग कंप्लीट कर देंगे अपनी। राइट। तो पूरी फिल्म डब करवा लेते थे, और बच्चन साहब से मिलती जुलती आवाज़ वाला डबर ढूंढते थे, उससे भी डबिंग करवा के ओके। फिल्म सेंसर बोर्ड में दे देते। जब फिल्म पास हो जाती तब तक फिर बच्चन साहब आके और वो अपना ओरिजिनल ट्रैक दे देते। गॉट इट। तो जैसा आपने शूट किया है वैसा ही आपको, अगर शाउटिंग का शूट है तो आपको स्टूडियो में भी शाउटिंग करना पड़ेगा। राइट। उतनी डेसिबल का शाउटिंग होना चाहिए। हाँ। तो जितना अच्छा आपने शॉट दिया है उतनी ही अच्छी अगर आप डबिंग करेंगे तो फिर वो कमाल, मतलब कमाल हो जाता है। आप यूँ समझिए। तो बस फिर पांडे जी बोलते, मैं बोलता था भैया बड़ा तकलीफ में रहता हूँ, तो पांडे जी ने मुझे बताया कि रामानंद सागर साहब की शूटिंग चल रही है बड़ौदा, तो वहाँ 8-10 एक्टर हैं। तो वो कोई एक्टर कभी मंत्री बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, तो तू थिएटर वाला है तो तुझे भी मैं पापा जी से बात करके और वहाँ रूम में दिलवा दूंगा, और तेरे को 200 रुपया पर डे दे देंगे। तो मेरा तुरंत कैलकुलेशन किया, 200 रुपये पर डे यानी 6,000 रुपया महीना। क्या? मैंने कहा बिल्कुल भैया। बोले खाना वाना नाश्ता वाश्ता सब वहीं मिलता है। तो मैं उसके लिए तैयार हो गया। तो बोले मैं बात करूंगा शूटिंग में जाऊंगा तो। अच्छा। और उसी दौरान मैं आणंद चला गया। आणंद मुझे जो लेके गया था वो बोला मेन विलन है वो। सर आणंद शूटिंग शुरू हो गई। अब मेरा वहाँ मन नहीं लगता था क्योंकि मैं दिन भर बोर होता था। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि सर मैं शूटिंग जहाँ आप करते हैं मैं वहाँ आ जाऊँगा, मुझे सीखने को मिलेगा, और मैं थिएटर वाला हूँ तो मैं प्रॉम्प्टिंग कर दिया करूँगा। तो डायरेक्टर को आइडिया पसंद आया। अब मैं उनके साथ जाने लगा तो मैं, किसी को याद नहीं होता, और मैं चूंकि नाटकों से था, 2.5 घंटे का नाटक कंठस्थ याद करना पड़ता था, तो एक एक 2-2 लाइनें मेरे लिए तो मूंगफली के छिलके की तरह थी। तो मैं उनको गाइड कर देता, तो डायरेक्टर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि तू आया क्यों है, तू कर क्या रहा है? मैंने कहा सर मैं मेन विलन का रोल कर रहा हूँ। बोले अच्छा मेन विलन, क्या नाम है कैरेक्टर का? मैंने कहा शिंदे। तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे पागलों की तरह। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा सर आप हंस क्यों रहे? बोला अरे शिंदे प्रिंसिपल का चपरासी है, और वो कल लास्ट दिन है शूटिंग का, कल वो एक ट्रे में पानी लेके आएगा और प्रिंसिपल साहब को देगा। प्रिंसिपल साहब है गुस्से में, वो ग्लास उठाएंगे और दीवार पे खींच के मारेंगे और तू डर के निकल जाएगा, बस यही सीन है। अरे बाप रे, मैंने कहा ये क्या हो गया है? जैसे होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग बड़े सपने देख के आते हैं, पता चला उसको पेमेंट दिया था, वो पेमेंट ही गायब हो गया जी। तो मैंने कहा, उसी दौरान फिर फ़ोन आया कि रामानंद सागर साहब की शूटिंग चल रही है बड़ौदा, और श्री कृष्णा सीरियल चल रहा है, और श्री कृष्णा में अभी महाभारत आने वाली है। आप यूँ समझ जाओ सर आकाशवाणी हुई हो जैसे। अच्छा। और जैसे ही ये शब्द आया कि श्री कृष्णा में अब महाभारत आने वाला है, मेरा तुरंत स्ट्राइक किया कि यार महाभारत तो बिना शकुनी के होगी नहीं। अच्छा। शकुनी है तो महाभारत है, नहीं तो नहीं जी। है। और सर मैं तुरंत दूसरे दिन जुगाड़ करके पहुंच गया बड़ौदा। तो वहाँ मिले मुझे पांडे जी। तो मैंने कहा भैया, वो बोला अरे आ गया तो आ, मैं बात कर लेता। मैंने कहा नहीं, मुझे वो शकुनी वाली लाइनें ला दो। तो बोले पागल है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले अरे शकुनी की लाइन होगा तुम क्या करेगा? मैंने कहा ऑडिशन दूंगा मैं शकुनी का। तो वो नाराज़ हो गए, बोले अरे, मैंने कहा भैया लाके तो दो, बाद में देखेंगे। गुस्से में उन्होंने ढूंढ डांड के, वो वासुदेव का रोल करते, उन्होंने मुझे
आप यूँ समझो सर, एक ये पेज होता है ना, एक फुल पेज पीछे और फिर आधा, एक 2.5 पेज का एक डायलॉग ला के दिया। अच्छा। गुस्से में बोला ये ले मर। मैंने लिया और मैं कोने में चला गया और 5 मिनट में मैंने याद कर लिया। वापस आया, मैंने कहा भैया याद हो गया, सुन लो। अब वो टेंशन में आ गए, बोले याद हो गया? मैंने कहा हाँ। बोला अभी तो दिया था तेरे को। मैंने कहा अरे भैया ये 2.5 पेज का लाइन है, हम तो 2.5 घंटे का नाटक 4 साल हो गए कंठस्थ याद किए हुए घूम रहे हैं। बोले यार तेरा काम हो सकता है। तो सर ऑडिशन हुआ, ज़िंदगी में पहली बार मैं सेट पे गया। हस्तिनापुर का सेट बना हुआ बड़ा सा, महल और सिंहासन बने हुए, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जैसे यहाँ लाइटें लगी है तो शूटिंग में भी एक मॉनिटर होता है जी। तो मॉनिटर के पीछे बैठ के वो देखते रहते हैं और आर्टिस्ट लोग सामने होते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं। तो रामानंद सागर साहब के सबसे छोटे लड़के हैं मोती सागर। तो इससे पहले कई लोग ऑडिशन दे के गए, कोई एक लाइन में अटक जाए, कोई 10 सेंटेंस बोल के अटक जाए, कोई 5 शब्द पे अटक जाए, कोई गुजराती टोन में बोल दे, कोई MP की टोन में बोल दे, कोई मारवाड़ी टोन में बोल दे, तो गुस्सा हो गए। अच्छा। तो फिर बोले अरे बंद करो ये सब। तो पांडे जी ने थोड़ा रिकमेंड किया, बोला एक लड़का है थिएटर नाटक करता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है आ जाओ। मुझे सर कुछ नहीं पता, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, उनको मैं दिख रहा हूँ। अच्छा। वो हंस रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले अच्छा ठीक है बोलो। अब मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बिना अटके वो 2.5 पेज का डायलॉग उड़ा दिया, ठक ठक ठक। अरे बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इसको रोके, शकुनी रोते हुए कैसे बोलेगा? मैंने रोना शुरू कर दिया, रियल में आंसू आ गए। तो उधर से उन्होंने ताली बजाई, बोले अच्छा वेरी गुड आइए मुझे ले जाया गया। बोले बहुत अच्छा, और मुझे लगा रोल मिल गया। अच्छा। तो मैंने कहा भैया रोल फाइनल है मेरा? बोले फाइनल नहीं है, पापा जी को बताएंगे। अब जिंदगी में पहली बार वो शब्द सुना। मैंने कहा पापा जी कौन है? बोले रामानंद सागर को हम सब पापा जी बोलते हैं। अरे अच्छा। मैंने कहा मरवा दिया, और टाइम लगेगा क्या? हाँ। बोले टाइम क्या, अबे ऑडिशन दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा रोल फाइनल हो गया। जी। वो लोग फाइनल करेंगे। मैंने कहा भैया हो सके तो दिलवा दो। बोले मैं बोलूँगा ऑडिशन तो दिखाएंगे उनको। मुंबई चला गया सर, और 3 या 4 दिन के बाद मुझे कॉल आया, बोले सुनील पांडे जी का। तब मोबाइल नहीं थे सर, वो पड़ोसियों के घरों में जी PP नंबर होता था। ये तो मुझे कॉल आया, मैं बड़ौदा गया, इधर उधर से भाड़ा उधारी लेके लोगों से। तो रात को गया सर। ज़िंदगी में पहली बार मैंने रामानंद सागर साहब को देखा, बहुत मशहूर डायरेक्टर जिनकी फिल्में गांव में देखा करते थे जी। 100-150 का पूरा काफिला उनके साथ चलता था। तो उन्होंने, तो पांडे जी ने कहा, वो कैरेक्टर का नाम लेते थे जैसे वासुदेव, शकुनी, अच्छा। पर्सनल नाम नहीं लेते थे। अच्छा ओके। तो पांडे जी ने कहा पापा जी वो लड़का जिसका रात को आपने ऑडिशन देखा और आपने कहा बड़ा करारा लड़का है, करारा यानी पंजाबी में शब्द होता है जोरदार। जी। बोले हाँ वो चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे पूरा कुनबा चल रहा है जी। तो बोले हाँ मैंने देखा, लेकिन मेरे पास जो महाभारत के जो मेन कैरेक्टर हैं चलते चलते बोल रहे हैं, हाँ। जैसे दुर्योधन है, दुशासन है, द्रौपदी है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, सबके 3-3, 4-4 एक्टर हैं। सर ये सेंटेंस जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत रामानंद सागर साहब के सामने गया और मैंने कहा पापा जी कंपटीशन करा लो, जो जीतेगा वो करेगा। अच्छा। और मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया और मैंने कहा पापा जी शकुनी का रोल मैं ही करूँगा। तो थोड़ा एक आंख से ऐसे देखते हैं, उन्होंने ऐसे देखा, बोला तू ही करेगा। अच्छा क्या बात है, कॉन्फिडेंस देख के। यस सर। तो उनका लड़का आया, बोला अरे पापा जी, बोला अरे पापा जी गया तेल लेने, इस लड़के का कॉन्फिडेंस देख। और सर मैं वहीं रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए। वो पांडे जी भाग के आए, बोले अब पापा जी को हम कुछ भी नहीं कहते हैं, तो कुछ भी बोल देता है। मैंने कहा भैया आपके पापा जी बने नहीं हैं, पैसा देंगे तो हमारे भी पापा जी बन जाएंगे जी। तो सर दूसरे दिन फिर मेरा ऑडिशन वो फाइनल हुआ, फिर मेरा मेकअप हुआ, और बस फिर एक घटना हुई, मुझे पासे दिए गए तो मैंने पासे लिए नहीं। अच्छा। तो रामानंद सागर बोले पासे नहीं लेगा तू? अरे यही एक्टर की प्रॉब्लम है कि वो एक्टर बना नहीं कि वो चर्बी आ जाती है, जैसे नेटवर्किंग में होता है सर, वो थोड़ा बहुत कमा लेता है तो ऐसे घूमता है जैसे तरबूज 2 दबा के घूम रहा हो। तो मैंने कहा पापा जी अभी अभी गूफी पेंटल साहब ने पासे लिए हैं, तो शकुनी हाथ में पासे है तो या तो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा या चलते चलते ऐसे करेगा, और 500 का करेगा क्या? तो मैं पासे नहीं लूंगा, मैं एक मैनरिज्म बनाऊंगा, मैंने थिएटर किया हुआ है। बोले क्या?
तो मैंने सोचा हुआ था सर, मेरे हाथ में ये 4 अंगूठियाँ होती हैं, हम्म, तो जब भी शकुनी कोई षड्यंत्र वाली डायलॉग बोलता था, षड्यंत्र वाला, जी, तो थॉट प्रोसेस में वो ऐसे करते कैमरे के आगे, हाँ, और फाइनल किया तो ये हाँ, खत्म। हाँ, वो मैनरिज्म मेरा बड़ा हिट हुआ सर। अच्छा, क्या बात है। जी, मैं जहाँ कहीं जाता, वो आपने ही किया था, वो जी आपका हाँ, आइडिया ये था? मेरा ही स्टाइल होता था। जी अच्छा, सर, क्या जी। बात है। तो फिर बहुत पॉपुलर भी हुआ, और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई सर फिल्म लाइन की। फिर जय गंगा मैया में शुक्राचार्य, फिर अलिफ लैला में एक भूत का रोल किया मैंने, अभी जिंदा हूँ मैं। क्या बात है। और इसके अलावा एक आंखें सीरियल था मेरा, अच्छा, दैट वाज वेरी पॉपुलर सीरियल ऑन दूरदर्शन। हम 2 विलन थे उसमें, 7 हीरो थे, 4 साल चला वो। फिर मैंने बेंगलुरु साउथ का एक सीरियल किया, टिम्बा रुचा। फिर मेरा एक सीरियल था शिरडी के साईं बाबा तेरे हज़ारों हाथ, स्टार प्लस पे आता था। हाँ, फिर एक स्टार प्लस पे आता था बच के रहना रे, वो किया, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। फिर लंदन में मेरे शोज़ हुए, क्या बात है, तो अखबारों में आया लाडनू से लंदन तक का क्या सफ़र। बात है। फिर शोज़ किए मैंने। फिर वापस आया, तब तक डिस्कवरी के लिए एनिमल प्लैनेट्स और नेशनल ज्योग्राफी, उनमें हिंदी के कई प्रोग्राम्स किए, और ज़िंदगी बहुत अच्छे लेवल पे चली गई। और मेरा लास्ट सीरियल था 2010 में स्टार प्लस पे, पृथ्वीराज चौहान, अच्छा, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज अच्छा। चौहान। उसमें मैं मेन विलन था, जयमल का रोल किया मैंने। ये मेरी फिल्म लाइन की एक जर्नी है सर। फिर सब कुछ ठीक था, इतने सारे नाटक, नाम भी हो गया, रिलेशन भी बन गए, सब कुछ बन गए, फिर डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आकर्षण कैसे हुआ? 1998 में एक इंटरनेशनल कंपनी आई, उसमें मेरा एक फिल्मी फ्रेंड था, उसने ज्वाइन किया। तो उसने मुझे भी कहा कि ज्वाइन कर ले। अब मैं तो कुछ जानता नहीं सर, तो मैंने कहा क्या है? तो वही बोला, अरे बहुत बढ़िया है और फॉरेन की कंपनी है, और तू कर ले, बहुत पैसा आता है इसमें। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, किट विट मिल गया। 1998, 1998, 25 साल पहले। यस सर, 25 साल पहले। हम्म, अब मेरी शूटिंग बड़ौदा होती थी, मुंबई में भाड़े का मकान था। मुंबई 25-26 दिन, 28 दिन शूट होता था। एक दिन चेक लेने के लिए मुंबई आते, चेक लेते, बैंक में छोड़ते, उस टाइम पे एनईएफटी नहीं होता था, जी, और वापस चले जाते। बस यही ज़िंदगी थी। फिर एक मैसेज आता है सर कि आदमी का क्या होता है ना, जहाँ इनकम आ रही होती है ना, उसका फोकस वहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ज़रा सा गर्दन इधर उधर घुमा के देख लेना, तो हो सकता है कि बड़ा मौका उसको और मिल जाए। लेकिन मैं चूंकि संघर्ष करके आया, पैसा था नहीं मेरे पास, गरीबी से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, तो मेरा फोकस वहीं रामानंद सागर साहब के यहीं था। रोल मिल रहे थे, और उन्होंने बोला भी था कि तेरे को जब तक मेरा सागर आर्ट्स रहेगा, तेरा परमानेंट रोल रहेगा, चाहे तो विलन का रहे, चाहे वन ऑफ द कोई मेन कैरेक्टर रहे। मेरी ज़िंदगी भी चल रही थी, तब तक 2-2.5 साल गुजर गए। फिर मैं जब मेरे दोस्त से मिला, तो वो ठीक ठाक ही खटारा कार में शिफ्ट हो चुका था। अच्छा, तो मुझे बोला यार, और वो थोड़ा अटकता था, बोला यार जेपी, मज़ा आ रहा है यार, कार ले ली तेरे भाई ने। तो मैंने कहा वो छोड़ यार, तू पहले लंबा लंबा अटकता था भाई, अब तेरा अटकना कम हो गया। बोला, मैंने कहा कोई दवाई है क्या इस कंपनी में? बोला दवाई नहीं है, प्लान दिखा दिखा के प्रैक्टिस हो गई बोलने की। मैंने कहा यार ये भी इम्प्रूवमेंट होता है ये तो सर। फिर मैंने सीरियसली उसको समझा, अच्छा, और मैंने कहा इसको भी शुरू करेंगे। फिर उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। अपने एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा हॉल है षणमुखानंद हॉल, मुंबई, यस, मुंबई। 2890 की कैपेसिटी है। और हाँ, मैं थोड़ा सा जी अपनी भी, क्या बोलेंगे उसको, जी जी, अपनी भी तारीफों के पुल बांध लेता हूँ। प्लीज़ सर। सन्मुखानंद में मेरा पीछे एक बार सेमिनार हुआ था, 3 सेशन में लगातार, ओह, एक ही दिन में। ओह सुपर। मॉर्निंग, फिर ग्रीन रूम में चले जाओ, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, 3 सेशन, और वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम है। नो डाउट सर, नो जी, डाउट। प्लीज़। तो वहाँ मैं, उसने ज़बरदस्ती जिद करके बोला अबे सुन तो सही चल। तो वहाँ कोई अमेरिका से सरदार जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं 17-18 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि ये कंपनी हिंदुस्तान में जाएगी। आप सब लोग कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कौन हूँ आप सब जानते हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा, मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई। फिर उन्होंने एक बात बोली, बोला आप एक साबुन भी खरीदते हैं तो मैं अमेरिका में पैसा कमाता हूँ,
और मैं नहीं भी रहूँगा इस दुनिया में तो भी पैसा आएगा। पैसिव इनकम, पहली बार वो शब्द सुना। अच्छा। फिर मैंने मेरे दोस्त को पूछा, मैंने कहा भाई सीरियसली ये समझा दिए काम क्या है? हम खरीद रहे हैं इधर हैं, कमा वो उधर रहा है। ये तो भूकंप वाला हिसाब हो गया, रिएक्टर स्केल मापा गया हिमालय में और मकान गिरे लातूर में। जी। तो सर फिर इस चीज़ को समझा, शुरू किया। फिर मेरी शूटिंग निकल आई, फिर मेरा बेंगलुरु का शूट निकल आया, डबिंग में व्यस्तता हो गई, मैं फिर कर नहीं पाया। अच्छा। फिर तीसरी बार मैंने फिर वही अटेम्प्ट किया। तीसरी बार कब किया? तीसरी बार मतलब 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बाद, के गैप क्योंकि में। खरीदारी करते नहीं थे तो वो आईडी बंद हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। जी जी जी। तो तीसरी बार जब मैं करने गया तो मेरी एक आंखें सीरियल में मेरी एक बॉडीगार्ड बनती थी, मैं उसको साथ में लेके गया था और मैं बोल वचन दे के ले गया। मैंने कहा देख बेटा, इधर का कोई भरोसा नहीं है, इधर जिधर हम काम करेंगे ना इसमें पैसिव इनकम आएगी। अच्छा। वही एक सेंटेंस समझ में आया। हाँ। अब कई बार जो है ना, ये मेरा एक पोस्चर है सर कि एक से बढ़कर एक आइटम है इस दुनिया में। तो कई बार आपको आपसे बड़ा वाला मिलता है। जी। तो वो प्लानिंग करके गई थी मेरे लिए। तो अच्छा। फिर अब वहाँ गए तो वहाँ बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और हाँ, आप जैसे डिसेंट लोग, पॉजिटिव एकदम माहौल एकदम। जी। तो वो मुझे बोली अच्छा है, लेकिन एक कंपनी और है, मैंने भी वो देखी हुई, चल वहाँ पे भी चलते हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो। तो वहाँ गए तो बड़ी भीड़ लगी हुई, और मैं चूँकि टेलीविज़न पे मेरे 2-2 सीरियल टेलीकास्ट थे तो सब लोग देख के टूट पड़े मुझ पे। और कुछ इतने अपने इंडिया में कुछ इतने प्यारे लोग होते हैं कि वो गाली गलौज पे भी उतर आते हैं जब कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं, और मैं विलन के रोल करता था तो देशद्रोही कुत्ते। जी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो सुना इधर बहुत पैसा है तो मैं आया हूँ। बाइनरी प्लान था, तब ये समझ में आया कि बाइनरी क्या होता है, जनरेशन नई क्रम मालूम चली। नया क्रम मालूम चला। तो फिर उस कंपनी में मैंने फास्ट इनकम है ये सोच के उस कंपनी में काम शुरू किया। शूटिंग भी करता रहा, काम भी करता रहा। डायरेक्टर ऑब्जेक्शन उठाता था तो मैंने कहा डायरेक्टर की ही आईडी लगा दो। अच्छा, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब चिल्लाते कहाँ गए थे जेपी? तो मैं कहता अरे सर आएगा आपको, आप ही का जुगाड़ करने गया। ठीक है। तो फिर सर 2010 में मैंने फिल्म लाइन कंप्लीटली क्विट कर दी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा एक लगाव हो गया था, मज़ा आने लग गया था, पहचान बन रही थी, और मतलब वो दिल को छू गया सर। तो 2010 के बाद मैं कई कंपनियों के प्रोग्राम होस्ट करने लग गया, एंकरिंग करने लग गया। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में? जी, डायरेक्ट सेलिंग में। ओके। हालांकि मुझे ब्याह शादी वगैरह के भी लिए बुलावा आता था, मैं कहता भाई वो सब नहीं, हमारा वो जोश वाला है एकदम, बारूद भरो और दाग दो हिसाब। हाँ। सामने वाले का एकदम लगना चाहिए कि ये सब। तो वो करते करते और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अब मेरे फिल्म लाइन वाले बोलते हैं मुझे, कई मेरे मित्र आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कोई अच्छा डायरेक्टर है, कोई अच्छा एक्टर है, सेट है, वो बोलते भी हैं मुझे कि आ जा यार, तू कहाँ चला गया, तू ये फिल्मी लाइन की तारीफ है सर, इतना तू हरामी दिखता था और इतना तेरी आवाज़ में इतना हरामीपन। ये तारीफ होती है फिल्म लाइन। मैं कहता भाई ठीक है, अभी मुझे यहाँ पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है, और 10 के बाद में सर मैंने क्विट कर दिया। वही बात कि जिसमें मज़ा आए वो काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2010 से आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। जी। चलिए, ये इंटरव्यू में हमने बहुत डिटेल में आपकी डायरेक्ट सेलिंग से पहले की कहानी हमने सुनी शर्मा जी। अगले एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की, वो कैसी रही, उससे लोगों को क्या सीखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारे इंटरव्यू बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू मैंने अभी देखा घड़ी की तरफ में बहुत लंबा चला गया, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। इस इंटरव्यू में तो हमने आपकी फिल्मी दुनिया की कहानी ली है। अगले में हम लोग बातचीत करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आपने सीरियसली स्टार्ट करने के बाद में क्या क्या किया, क्या क्या झंडे गाड़े हैं, और मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं, वो हम लोग लेंगे। एक बार फिर दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। सो ये थे जेपी शर्मा, जाना पहचाना नाम, बॉलीवुड में बहुत सारे सीरियल किए और अभी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा नाम है। और इस प्रकार के तमाम बड़े लोगों से अगर आपको मिलना है तो एक और मौका है आपके पास में, और वो मौका है फ्रेंड्स मीट 2024, 10 फरवरी 2023 दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। सभी दिग्गज इकट्ठा होते हैं साल में एक बार। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।